वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने 146 नंबर क्वेश्चन तक किया था। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो क्या होता है, कंट्रोल एम होता है नया स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 147 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो एमएस वर्ड में आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे अक्षर हमारा ये शब्द लिखा है, इसके नीचे लाल लाल यहाँ पर लाइन दिख रहा है। तो F7 होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का शॉर्टकट की। यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्पेलिंग एरर दिखला रहा है ना। यहाँ पे स्पेलिंग संजोग से लिखा और स्पेलिंग एरर ही है। ठीक है, स्किप कर देते हैं यहाँ पे, क्लोज। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। ठीक है, स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? तो वर्ड रैप क्या होता है, देखिए आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। इसे आप एक तरह से यहाँ भी देख सकते हैं। वर्ड रैप हमारा नोटपैड में भी होता है। विंडो बटन प्रेस करते हैं, नोटपैड करते हैं, एंटर कर देते हैं और ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू में आपको यहाँ पर देखिए वर्ड रैप लिखा, ये टिक लगा है। इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पर टाइप करते हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका लाइन यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो जाता है। जिधर ऐसे ही कर्सर इधर आ रहा है हमारा, बस लाइन ये ऑटोमेटिक से बदल जाता है। ये वर्ड रैप पर यदि हमारा अनचेक हो, यानी क्लिक यहाँ पे फिर से कर देते, देखिए हट गया, तो ये क्या होगा, आपका एक ही लाइन में सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा, ये छिपता जाएगा। और जब वर्ड रैप कर देते हैं तो ये हमारा लाइन चेंज होकर आ जाता है। ठीक है, क्लोज़ कर देते हैं इसे। तो यही होता है हमारा वर्ड रैप, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाता है। यानी सबसे बड़ा मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में? तो देखिए मैक्स फंक्शन होता है। मैक्स फंक्शन होता है जो सबसे बड़े मानों को वहां पर दर्शाएगा। जैसे हम यहाँ एमएस एक्सेल में आ जाते हैं, कंट्रोल ए करके पहले फॉन्ट साइज अधिक कर देते हैं। यहाँ हम कोई नंबर दे देते हैं 10, 20, 30 और यहाँ मान लीजिए 15, इस तरह से। इसमें से यदि पता करना हो कौन सा नंबर सबसे बड़ा हो, तो उसके लिए हमें मैक्स फंक्शन देना होता है, बराबर मैक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसका हम यहाँ से सेल एड्रेस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 30। इनमें से जो है 30 हमारा मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्स फंक्शन होता है जो इसमें से अधिकतम संख्या को यहाँ पर दर्शा देता है। तो वही है, सबसे बड़े मान को लौटाता है कौन? मैक्स फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो एमएस एक्सेल यदि आपको शुरू करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेल आइकन पर सिंगल क्लिक करने से नहीं होता। आइकन यदि डेस्कटॉप पर बना तो उसको हम डबल क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। देखिए डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेल आइकन पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, है ना। डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेल आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो इससे हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम एक्सेल ओपन करने का, है ना। यदि आपको वो एमएस एक्सेल 2007 से यदि क्वेश्चन पूछ देता, एमएस एक्सेल 2007 से, तब हम यहाँ एमएस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए क्या तरीका अपनाते? तो देखिए यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, स्टार्ट स्टार्ट में जाएंगे, फिर हमें कहाँ जाना होगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाना होगा। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है हमारा सिलेबस जो है एनआईओएस कोड जो 336 है उसमें वर्ड 2007 ही है, तो ये भी साथ साथ चलना है लेकर। तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और फिर यहाँ जाना है हमें कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, एक्सेल 2007। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, एक्सेल जो है 2007 वर्जन से यदि हमें पूछेगा तो उसे हम यहाँ पर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। लेकिन आपको यदि नया पूछ दे, एक्सेल हमें स्टार्ट करना है जो नया वाला यानी 2016 वाला, उसका पूछ दे, तो ये तो एक ऑप्शन ये हो गया हमारा, डेस्कटॉप पे एमएस एक्सेल पर डबल क्लिक करेंगे, है ना। दूसरा तरीका, विंडो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक्सेल टाइप कर देंगे सर्च बॉक्स में, EXCEL एक्सेल। तो यहाँ से हम एक्सेल जो है यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एमएस पावर पॉइंट 2016 में मेन्यू बार डैश के तुरंत नीचे स्थित होता है।
तो देखिए एमएस पावर पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं, एमएस पावर पॉइंट कहता है कि मेन्यू बार किसके जस्ट नीचे होता है। तो देखिए सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार और उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है ना। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन ये सब लिखा, यही है हमारा मेन्यू बार, जो कि टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 में मेन्यू बार टाइटल बार के तुरंत नीचे स्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में डैश स्क्रीन के सबसे नीचे स्थित होता है तथा करंटली प्रदर्शित स्लाइड की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्क्रीन के सबसे नीचे होता है ना। तो स्क्रीन के सबसे नीचे यहाँ पर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। यहीं पर देखिए दिखा भी रहा है कितना हमारा टोटल स्लाइड है और कौन सी स्लाइड में हम यहाँ पर हैं, है ना। तो ये जो नीचे होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। ठीक है, इसमें जैसे है टाइटल बार, तो टाइटल बार किसे कहेंगे, जो सबसे ऊपर रिबन है हमारा पहला, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। उसके बाद है टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर ओपन होता है, ये जो नीचे सबसे पहला रिबन दिखाई देता है, जहां आपका टाइम, डेट, जो भी एप्लीकेशन हमारा ओपन है ये सब दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा टास्क बार। टास्क बार से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो एप्लीकेशन हमारा यहाँ टास्क बार पर एक्टिव है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन टास्क बार पर दिखाई दे रहा है, उसे ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो कोई जो एप्लीकेशन जो आपका टास्क बार पर है उसे ओपन करने के लिए हमें क्लिक करना होता है। वहाँ ऑप्शन में था सिंगल क्लिक, तो वही आंसर हो जाएगा क्लिक, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फिर स्टेटस बार, तो इसका आंसर हो गया मेन्यू बार। तो मेन्यू बार तो यही ना हुआ हमारा, कौन सा, ये जो टाइटल बार है इसके जस्ट नीचे वाला हमारा होता है मेन्यू बार। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी था उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एमएस पावर पॉइंट 2016 में टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे, सॉरी टास्क बार नहीं, स्टेटस बार, है ना। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्टेटस बार स्क्रीन के सबसे नीचे स्थित होता है तथा करंटली प्रदर्शित स्लाइड की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट। एमएस वर्ड में ब्लिंक करती हुई काली लंबवत वर्टिकल रेखा क्या कहलाती है। तो एमएस वर्ड में यदि आप आते हैं तो देखिए यह ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ देखिए ब्लिंक कर रहा है स्टार्ट के जस्ट नीचे, या यहाँ देखिए आपको, यहाँ देखिए बड़ा सा लाइन ब्लिंक कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट, और हिंदी में कहें तो इंसर्शन बिंदु, है ना। इंसर्शन पॉइंट या इंसर्शन बिंदु। एमएस वर्ड में ब्लिंक करती हुई काली लंबवत रेखा यानी वर्टिकल रेखा जो है वो क्या कहलाती है, इंसर्शन पॉइंट कहलाती है। नेक्स्ट, कहता है एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग क्षेत्र में माउस को घुमाते हैं तब माउस पॉइंटर एक पतली डैश के आकार का होता है। तो देखिए एमएस वर्ड में हम यहाँ पर आते हैं, जब हम यहाँ, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ जब माउस लाते हैं देखिए इस तरह से इसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो आपका माउस देखिए कैसे बन जाता है, एक आई की तरह बन जाता है। आप ध्यान दीजिए जहाँ हमारा अभी कर्सर है स्प्रेडशीट्स के पास, है ना, ये एक तरह कैसा बन जाता है, आई की तरह बन जा रहा है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आई बीम की तरह, है ना। एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग क्षेत्र में माउस को घुमाते हैं तब माउस पॉइंटर एक पतली आई बीम के आकार का हो जाता है। यहाँ भी देखिए हमारा आई बीम के आकार का हो रहा है पीडीएफ फाइल में भी, जहाँ लिखा है उसके ऊपर माउस ले जाने से। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एरो है, एरो कब बनता है बताइए। एरो कब बनता है, जब हम जैसे यहाँ कोई मेन्यू में जा रहे हैं ऊपर देखिए, तो यहाँ पर क्या बनता है, एरो बनता है ना। और फिर यहाँ भी देखिए एमएस वर्ड में भी कोई मेन्यू के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर माउस लेकर, तो यहाँ हमारा एरो बनता है। ठीक है, कहता है एमएस वर्ड में शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो एमएस वर्ड में आपको जैसे यहाँ पर हमारा शॉर्टकट मेन्यू दिखाई दे तो हम यहीं पर आकर जो है क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो इसमें जो शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या करना है, हमको माउस के दाहिने भाग पर क्लिक करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, राइट क्लिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे सेट करने के लिए क्षैतिज स्केल शीघ्रता के साथ उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्षैतिज स्केल किसको कहेंगे, क्षैतिज स्केल हम इसे कहते हैं, जो रूलर कहते हैं इसे, यही रूलर है हमारा क्षैतिज स्केल, है ना। ये रूलर एक इधर होता है और एक रूलर हमारा इधर होता है। तो यहाँ से कहता है इस रूलर से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। वही है, निम्नलिखित में से किसे सेट करने के लिए क्षैतिज स्केल शीघ्रता के साथ उपयोग किया जाता है। देखिए मार्जिन सेट कर सकते हैं, टैब सेट कर सकते हैं, इंडेंट सेट कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ से हम चाहें तो इधर का मार्जिन, या यहाँ से देखिए ऐसे मार्जिन इसको खिसका सकते हैं, कम या अधिक यहाँ से हम मार्जिन को कर सकते हैं।
ठीक है? यहाँ देखिए अधिक हमने कर दिया। तो मार्जिन को हम कम अधिक यहाँ से कर सकते हैं या टैब भी सेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो अब हमारा कर्सर यहाँ जाएगा, टैब इस तरह से सेट करते हैं, फिर यहाँ हटा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, टैब भी सेट कर सकते हैं और इंडेंट भी हम यहाँ पर जो है खिसका सकते हैं या सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रूल्स दिखाएँ और छुपाएँ, दोनों के लिए व्यू में जाना है, रूलर का कमांड होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड में ही आते हैं, व्यू मेन्यू में देखिए यहाँ पर रूलर है ना? यही रूलर जो अभी हमने यहाँ पर बता रहा था हमें। रूलर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये रूलर हमारा यहाँ से हट गया, यहाँ भी लेफ्ट साइड से भी हट गया। फिर हम यही व्यू में रूलर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से रूलर हमारा आ जाएगा। ठीक है? तो ये आंसर हमारा क्या होगा, रूल्स दिखाएँ या रूलर्स दिखाएँ और छुपाएँ, दोनों के लिए व्यू में रूलर का कमांड होता है। ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है? ए नंबर आंसर सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट है, मेन्यू बार पर विकल्पों का उपयोग करने की तुलना में शॉर्टकट मेन्यू वर्ड के विभिन्न कमांडों पर शीघ्र पहुंच उपलब्ध कराता है। तो ये सही है, शॉर्टकट कोई भी काम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, जल्दी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है? नेक्स्ट है, दस्तावेज में मार्जिन को सेट करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। दस्तावेज में मार्जिन यदि सेट करना है हमें, तो स्क्रॉल बार तो ये होता है, पेज को ऐसे ऊपर करना हो, नीचे करना हो, इधर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, इसे हम स्क्रॉल बार करते हैं। इससे हमारा मार्जिन नहीं सेट होता है। मार्जिन हमें सेट करना है तो यहाँ हम रूलर से सेट कर सकते हैं या पेज लेआउट में हमारा यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन होता है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो हमें कह रहा है दस्तावेज में मार्जिन को सेट करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बनाने का शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए नया दस्तावेज बनाने के लिए मतलब नया दस्तावेज हमें बनाना है, तो यहाँ हम करते हैं कंट्रोल एन, यानी न्यू डॉक्यूमेंट लाना हो एमएस वर्ड में कंट्रोल एन करेंगे तो देखिए यहाँ नया डॉक्यूमेंट आ गया, तो नया दस्तावेज यहाँ से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल एन हो जाएगा शॉर्टकट की न्यू डॉक्यूमेंट यानी नया दस्तावेज बनाने का। ठीक, कंट्रोल ओ किसका शॉर्टकट की होता है, ओपन का होता है। कंट्रोल ओ किसका शॉर्टकट की होता है, ओपन का। और कंट्रोल एस होता है सेव का और कंट्रोल एफ होता है फाइंड का। अब यहाँ कंट्रोल एन यानी नया दस्तावेज से एक और क्वेश्चन है कि न्यू डॉक्यूमेंट या नया दस्तावेज बनाने के लिए हमें कौन सी मेन्यू में जाना होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड 2016 में यदि आपको पूछ दे तो फाइल मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर हमें न्यू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ओपन का भी ऑप्शन यही है, सेव एज, प्रिंट, ये सब ऑप्शन हमें यही मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहता है यदि दस्तावेज को पहले से ही नाम दिया गया हो और उसे सेव किया गया है तो क्या होगा। तो यदि हम कोई डॉक्यूमेंट को पहले से नाम दे दिए, जैसे हमने यहाँ पर पहले से नाम दे दिया, यहाँ ऊपर लिखा है हमारा देखिए एमएस ऑफिस क्वेश्चन फॉर बेल्ट्रॉन एग्जाम, ये हमारा पहले से लिखा है। यदि इसे हम अभी कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो क्या होगा, फिर से हमें नाम नहीं पूछेगा, मतलब बिना कुछ पूछे दस्तावेज को सेव कर देगा, है ना। पहले से नाम दे दिए हैं तो बिना कुछ पूछे दस्तावेज को सेव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कहता है निरंतर लाइन को समाप्त करने और नए पैराग्राफ पर जाने के लिए पैराग्राफ के अंत में कौन सा की दबाते हैं। तो देखिए निरंतर लाइन को यदि समाप्त करना मतलब लिख रहे हैं अब हमको नहीं लिखना है, तो पैराग्राफ के अंत में हम क्या प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर से ही हमारा क्या होता है, लाइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा निरंतर लाइन को समाप्त करने और नए पैराग्राफ पर जाने के लिए पैराग्राफ के अंत में एंटर कुंजी दबाएं, यानी एंटर हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हम लाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चेंज करना हो बस एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे लाइन चेंज, यहाँ पे हमें लाइन चेंज करना हो एंटर प्रेस करेंगे लाइन चेंज हो गया। नेक्स्ट, कहता है एमएस वर्ड में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस वर्ड में आपको यदि लाइन की शुरुआत में, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, इस लाइन के शुरुआत में आना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ आना है, ये जो लाइन का शुरुआत है तो हम क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से होम प्रेस करेंगे। होम प्रेस करने से हम लाइन के शुरुआत में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको कहे कि नहीं लाइन के अंत में आना है यानी यहाँ आना है, तो हम एंड की प्रेस कर देंगे तो लाइन के अंत में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमएस वर्ड में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट की होगा होम और लाइन के अंत में जाने के लिए होगा एंड की। ठीक है, यहाँ है कंट्रोल के साथ होम, तो कंट्रोल के साथ होम से क्या होगा, कंट्रोल होम यदि हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ हम दस्तावेज के शुरू में आ जाएंगे, यानी शुरुआत में आने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आने के लिए हम कंट्रोल होम करते हैं। और कंट्रोल एंड की यदि प्रेस कर देते हैं तो दस्तावेज के अंत में आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल होम से दस्तावेज के शुरुआत में
और कंट्रोल एंड से दस्तावेज के अंत में। नेक्स्ट, बैकस्पेस कर्सर के डैश और के टेक्स्ट को मिटाता है, जबकि डिलीट कर्सर के डैश और के टेक्स्ट को मिटाता है। तो देखिए बैकस्पेस का क्या काम होता है, जैसे हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं अभी 7 के पास, ठीक है, यहाँ थोड़ा फ़ॉन्ट साइज अधिक कर देते हैं। यहाँ 7 के पास हमारा कर्सर है। अभी बैकस्पेस हम करेंगे, देखिए पहले 7 मिट गया, फिर 0 मिट जाएगा, इस तरह से। यानी ये बैकस्पेस क्या करता है, बाईं ओर के जो है टेक्स्ट को मिटाता है। अब कर्सर हम यहाँ कर देते हैं 2 से पहले। अब यदि हम बैकस्पेस करेंगे तो पहले ये स्पेस को खत्म किया, मतलब बाईं ओर खत्म हो रहा है। यदि हम डिलीट बटन दबा दें यहाँ पर, तो देखिए 2 हमारा मिट जाएगा। यानी डिलीट बटन दाईं ओर के टेक्स्ट को समाप्त करता है और बैकस्पेस बाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाता है। तो बैकस्पेस कर्सर के बाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाता है, जबकि डिलीट कर्सर के दाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का आसान तरीका है, जो क्लिपबोर्ड सब टास्क मेन्यू के अंतर्गत डैश टैब पर स्थित होता है। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर का विकल्प आपको एमएस वर्ड में यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मेट पेंटर का विकल्प होम मेन्यू या होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक में यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ब्लॉक में यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होम। होम टैब पे यह स्थित होता है फॉर्मेट पेंटर, और किसके अंतर्गत होता है, तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हाँ ये हो गया 166। डैश कुंजी दबाने से टेक्स्ट अगली लाइन में चला जाता है, लेकिन एक नए पैराग्राफ का निर्माण नहीं करता है। तो देखिए यदि एंटर दबाते हैं तो नया पैराग्राफ हो जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं। शिफ्ट एंटर कुंजी दबाने से टेक्स्ट अगली लाइन में चला जाता है, लेकिन एक नए पैराग्राफ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, एंटर करने से क्या होता है, नए पैराग्राफ का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है। और शिफ्ट एंटर करने से क्या होता है, नए पैराग्राफ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लाइन चेंज हो जाता है, अगली लाइन में चला जाता है टेक्स्ट, लेकिन नए पैराग्राफ का निर्माण नहीं करता है। लेकिन एंटर क्या करता है, एंटर से अगली लाइन में टेक्स्ट चला जाता है, लेकिन एक नए पैराग्राफ का निर्माण कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, पैराग्राफ की पहली लाइन के अलावा सभी लाइन को इंडेंट करता है, वो कौन सा होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। पैराग्राफ की पहली लाइन के अलावे सभी लाइन को जो इंडेंट करता है उसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, है ना। और पीछे हमने क्वेश्चन किया था, पैराग्राफ की पहली लाइन को जो इंडेंट करता है वो होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, और जो एमएस वर्ड में देखिए राइट साइड में होगा वो होता है राइट इंडेंट। यहाँ पर जो एमएस वर्ड में ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा आपको, ये होता है हमारा राइट इंडेंट। यानी राइट साइड से हम मार्जिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अधिक कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको खिसका सकते हैं, टेक्स्ट हमारा देखिए इधर आ जाएगा, यहाँ देखिए इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर था वो क्या था, हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफॉल्ट रूप से टैब स्टॉप बाएं मार्जिन से डैश इंच के अंतराल पर सेट होता है। तो देखिए इसे आपको ध्यान रखना है, कितना, 0.5 इंच के। डिफॉल्ट रूप से टैब स्टॉप बाएं मार्जिन से 0.5 इंच के अंतराल पर सेट होता है। हम जो कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हैं तो वो कितना इंच के अंतराल पर सेट होता है, 0.5 इंच के अंतराल पर। नेक्स्ट है, जब आप टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं, तो पहले तो यहाँ देखिए कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल सी होता है, और कट का कंट्रोल एक्स होता है। चलिए, जब आप टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो टेक्स्ट मेमोरी, जिसे डैश कहते हैं, में संग्रहित हो जाता है। तो जब हम टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, क्लिपबोर्ड में जाकर वो स्टोर हो जाता है तत्कालिक, जब तक हम उसे पेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब आप टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो टेक्स्ट मेमोरी, जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं, में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हरी लहरदार लाइन डैश की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो हरी लहरदार लाइन जो है वो हमारा ग्रामर की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। जहां ग्रीन कलर का आपको वहां पर जो है लाइन आ जाएगा, वो ग्रामर की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, और जो लाल लाइन होता है वो स्पेलिंग की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर। नेक्स्ट है,
वह टेक्स्ट होता है डैश वह टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन पर डाला जाता है। तो जिसे हम प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन पर डालते हैं उसे एमएस वर्ड में कहा जाता है हेडर। हेडर वह टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन पर डाला जाता है। ठीक है। एक ऑप्शन है देखिए फूटर। फूटर क्या होता है? तो फूटर वह टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ के नीचे बॉटम बॉटम मार्जिन पर डाला जाता है, यानी नीचे जो नीचे वाले मार्जिन पर जो डालते हैं उसे हम कहते हैं फूटर, और जो शीर्ष पर यानी ऊपर डाला जाता है उसे कहते हैं हेडर। तो इसका आंसर होगा ए। कीबोर्ड पर F7 कुंजी दबाकर स्पेलिंग ऑन ग्राम स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को सक्रिय किया जा सकता है। तो सही है ये। F7 शॉर्टकट की होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग का। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल 2007 की ग्रिड में डैश रो और डैश कॉलम होते हैं। तो देखिए रो टोटल कितना होता है? 10,48,576 रो होता है। आप एक्सेल में आकर यदि चेक करेंगे, यहाँ हम कंट्रोल डाउन एरो करते हैं, तो टोटल देखिए रो होता है 10,48,576, है ना। तो यहाँ पर एक्सेल 2007 की बात करें या एक्सेल 2016 से क्वेश्चन पूछे, दोनों में हमारा जो रो होता है वो कितना होता है? 10,48,576, और जो कॉलम होता है वो होता है 16,384 कॉलम होता है। एक्सेल 2007 से क्वेश्चन या पूछे या एक्सेल 2016 से क्वेश्चन पूछे, दोनों का आंसर यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम और रो के अक्षर और संख्याओं को लेबल कहा जाता है। देखिए कहता है कॉलम, ये जो कॉलम है हमारा, कॉलम में जो ऊपर ये अक्षर है कहता है इसको लेबल कहते हैं, और जो ये रो है, रो में जो यहाँ हमारा संख्या है इसको भी क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। ठीक है। तो कॉलम और रो के अक्षर और संख्याओं को लेबल कहा जाता है, जो क्रमशः वर्कशीट के डैश और डैश ओर प्रदर्शित होता है। तो देखिए कॉलम हमारा कहाँ प्रदर्शित होता है? शीर्ष में, यहाँ ऊपर में कॉलम दिखता है, और बाएं साइड में इधर हमारा क्या दिखता है? रो का नंबर दिखाई देता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष और बाएं ना। कॉलम और रो के अक्षर और संख्याओं को लेबल कहा जाता है, जो क्रमशः वर्कशीट के शीर्ष, कॉलम जो होगा वो शीर्ष यानी ऊपर, और बाईं ओर प्रदर्शित होता है। मतलब जो ये हमारा रो होगा वो हमारा कौन से साइड में होता है? बाईं ओर, इधर होता है रो का नंबर देखिए। ठीक है। ए नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये देखिए कॉलम है और इधर से रो है, ये जो ऐसा बॉक्स जैसा बन गया यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल डैश होता है जो कॉलम, अक्षर और रो संख्या से मिलकर बनता है। देखिए स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होता है जो कॉलम, अक्षर और रो संख्या से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ 20 हमें पूछा जाए कौन सी सेल में है, तो देखिए कॉलम अक्षर यानी जी में है ना, जी में, और इधर से रो नंबर यानी 3 में, यानी G3, ये हमारा इसका क्या हो गया? सेल एड्रेस हो गया G3। ठीक है। तो स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होता है जो कॉलम, अक्षर और रो संख्या से मिलकर बनता है। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट, कहता है एमएस एक्सेल 2007 में डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक वर्कबुक में कितना सीट होता है? तो देखिए एमएस एक्सेल 2007 से यदि पूछेगा तो वहां पर 3 सीट होता है, सी नंबर, है ना। एमएस एक्सेल 2007 में डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक वर्कबुक में 3 सीट होते हैं, है ना। लेकिन यदि हमें एमएस एक्सेल 2016 से क्वेश्चन पूछेगा कि एमएस एक्सेल 2016 में डिफॉल्ट रूप से जो प्रत्येक वर्कबुक में कितना सीट होता है, तो देखिए एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो पहले से सीट है वो सीट 1 यानी एक सीट होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना सीट होता है एमएस एक्सेल 2016 में? एक सीट होता है, लेकिन 2007 में 3 सीट होता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रिंट होने पर आपकी वर्कशीट कैसी दिखेगी? इसके लिए मेन्यू बार से डैश का चयन करें। तो देखिए प्रिंट होने पर हमारा कोई डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है या वर्कशीट कैसा दिखेगा, उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, ये हमारा पहले जो है एक्सेल 2007 या वर्ड 2007 में ऑप्शन होता था। अभी प्रिंट प्रीव्यू के जगह पे फाइल मेन्यू में हमारा प्रिंट का ही ऑप्शन आ गया। प्रिंट पर ही क्लिक करते हैं तो यहीं बगल में हमारा प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है। तो प्रिंट का ऑप्शन अब हट गया, यहीं प्रिंट में ही प्रिंट भी होता है और प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इसका मतलब एक्सेल 2007 से पूछा गया। ठीक है।
कि प्रिंट होने पर आपकी वर्कशीट कैसी दिखेगी, इसके लिए मेन्यू बार से हम प्रिंट प्रीव्यू का चयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी-बारी से जाना चाहते हैं, तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? है ना? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारा, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। एमएस वर्ड ये हमारा एक ही डॉक्यूमेंट अभी ओपन है, हम कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट, फिर कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट, फिर कंट्रोल एन से, फिर कंट्रोल एन से। इस तरह से हमारा 5 एक 6 डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक? अब यहाँ हम आते हैं देखिए व्यू मेन्यू में या व्यू टैब में, है ना? व्यू मेन्यू में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्विच विंडोज का, है ना? व्यू मेन्यू में स्विच विंडोज यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन है किस डॉक्यूमेंट में आप यहाँ जाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और यहाँ एमएस ऑफिस क्वेश्चन फॉर बेल्टन एग्जाम में। हम यहाँ क्वेश्चन में जाना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ आ गए। तो ये हमें मिलता है व्यू में स्विच विंडोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये हमने जो खोला है इसे हम क्लोज कर देते हैं अभी पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू स्विच विंडोज, है ना? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी-बारी से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? व्यू मेन्यू में जाना होगा और स्विच विंडोज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप किस मेन्यू का चयन करेंगे? तो टेबल ऑफ कंटेंट एमएस वर्ड में आपको यहाँ रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में मिलता है। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस मेन्यू में मिलता है ना? ये देखिए इंसर्ट साइटेशन हमें पूछा गया था, शायद हमने पहले कराया था। रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में ही इंसर्ट साइटेशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोनों ध्यान रखिए, रेफरेंसेस मेन्यू में होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स और रेफरेंसेस मेन्यू में ही होता है इंसर्ट साइटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंसेस, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है? तो देखिए नेमिंग करने में आपको यहाँ पर स्लैश नहीं लेता है, ये ब्रैकेट नहीं लेता है, डैश नहीं लेता है, डॉट लेता है। तो ये डी नंबर आंसर होगा। चलिए हम यहाँ एमएस एक्सेल में आपको करके भी दिखाते हैं। यहाँ नेमिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो ये नेम बॉक्स है यहाँ पर नाम देना। हम यहाँ लिखते हैं BUD GET बजट और यहाँ पर हमारा स्लैश लिखना था। तो देखिए ये लिखाएगा ही नहीं, ये कुछ खुल गया दूसरा चीज, है ना? यहाँ से नहीं लिखाया। बजट ये ब्रैकेट के अंदर 1 लिखना है, तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं नेम बॉक्स में जाकर बजट, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं जैसे ही, तो ये आ रहा है कि ये आप जो है गलत दे रहे हैं, स्किप कर देते हैं। फिर यहाँ आकर हम चेक करते हैं यहाँ पर बजट -1, तो BUDGET-1 यहाँ पर नहीं, नेम बॉक्स में यहाँ पर BUDGET-1 एंटर करते हैं, तो देखिए यह भी हमारा नहीं ले रहा है। लेकिन हम बजट डॉट 1 यदि लिखते हैं यहाँ पर क्लिक करके BUDGET.1 एंटर, तो देखिए इस सेल का अब जो है यहाँ पर नेम हो गया बजट डॉट 1। ठीक है, तो ये हमारा डी नंबर इसका आंसर होगा। ये जो है सही है, बाकी ये सब ऑप्शन हमारा गलत है। तो आपको ध्यान रखना है स्लैश नहीं लेता है, बॉक्स नहीं ले रहा है, ये ब्रैकेट डैश नहीं लेता है, डॉट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो चलिए एमएस पावर पॉइंट में आ जाते हैं। यहाँ पर व्यू मेन्यू में कहाँ मिलेगा स्लाइड सॉर्टर? हमारा व्यू टैब में यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहला बात तो हो गया कि यह जो हमारा जो स्लाइड है वो पहला तो थंबनेल की तरह दिखता है। ठीक है, हम ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये तो होगा स्लाइड्स को थंबनेल पिक्चर्स के रूप में करता है, ये तो सही है। हमें कह रहा है गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है कि किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। तो देखिए अभी हम किसी स्लाइड में यहाँ पर कुछ टाइप लिख नहीं सकते, यानी परिवर्तित नहीं कर सकते। देखिए पहला ही आंसर हमारा हो गया, यही हमारा क्या है? गलत है। स्लाइड सॉर्टर में हम स्लाइड के कंटेंट को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर है इसे सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करते हैं। सही बात है, जहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड सेलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक करेंगे ये स्लाइड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर है एक स्लाइड को डिलीट करता है। हाँ, डिलीट भी कर सकते हैं, हम किसी स्लाइड पर क्लिक करते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं, देखिए डिलीट हो गया, है ना? यहाँ क्लिक करके डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट हो गया। तो ये सब हमारा सही है। पहला आंसर जो हमारा क्या है? गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा नंबर ए। नेक्स्ट है बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम डैश कहलाते हैं। देखिए बजट आ गया, वित्तीय प्रतिवेदन आ गया, तो बस सीधा हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेल यानी स्प्रेडशीट्स हो जाएगा। ठीक है,
बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम को स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके आगे वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू।